नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव वर्मा है और प्राउडली गौरव चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हर व्यक्ति की कुछ जिज्ञासाएं होती हैं और उस जिज्ञासाएं को पूर्ण करना चाहिए और इस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए ही मैं आज सर के पास बैठा हूं। सर, आप हैं डॉक्टर MS राणा और आप HNBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन हैं और आप फुल ब्राइट फेलो भी हैं, फेलोशिप भी है आपके पास। तो सर, मेरे कुछ जिज्ञासाएं हैं जो एक आम छात्र की जिज्ञासाएं भी हो सकती है। तो उसमें से पहली सर जिज्ञासा ये है कि ह्यूमंस को सर ऐसा कब लगने लगा कि हमें लाइब्रेरी की आवश्यकता है या लाइब्रेरी में हमें पढ़ने जाना है सर? एक्चुअली लाइब्रेरी का इतिहास जो है बहुत पुराना है। जब से नॉलेज जनरेट होने लगी और नॉलेज रिकॉर्डेड होने लगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, पाम लीफ में हो या स्टोन में हो या किसी क्ले में हो, किसी भी फॉर्म में जब इंफॉर्मेशन जो है एक्युमुलेट होने लगी और बहुत ज़्यादा लोगों को लगा कि अब इस नॉलेज को कहीं ना कहीं हमें प्रिजर्व करना चाहिए। तो जब प्रिजर्व करने लगे तो उसके बाद ये हुआ कि उसको किस रूप में प्रिजर्व की जाए, कहाँ पर प्रिजर्व की जाए। तो जब उसका संरक्षण जो है होने लगा, तब से लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। लेकिन लाइब्रेरी का ऐसा जो कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लाइब्रेरी आज की उसमें देखते हैं या आज के रूप में देखते हैं, वो लाइब्रेरी जो है जब हमारे पास प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हो गया और उसके बाद नॉलेज का एकदम से विकास होने लगा, तो उसके बाद जो है लाइब्रेरी का जो एक्चुअल हम जो मानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ। जी सर। तो सर, जैसे लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ सर रीडिंग रूम भी होता है जी। तो सर फिर रीडिंग रूम की भी शुरुआत कब से हुई? रीडिंग रूम की शुरुआत जो है, जो शुरू में जब राजा महाराजा होते थे, उस वक्त जो है किसी को भी लाइब्रेरी में जाने के, उनके पर्सनल कलेक्शन होता था, जाने की इजाज़त नहीं होती थी। वो उनका अपना पर्सनल कलेक्शन है, वो खुद ही उनको अपना पढ़ते थे और उसको लॉक एंड की लाइब्रेरी बोलते थे। उस वक्त सारी चीज़ें लॉक एंड की में रखी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके जो है, जब लोगों को लगा कि जब ये सब चीज़ें ओपन होने लगी, तो उसके बाद ये हुआ कि इसके साथ एक रीडिंग रूम भी होना चाहिए, जहाँ पर इन सब रिसोर्सेज को या ये जो इस तरह का जो ज्ञान है उसकी स्टडी करने लगे। तो ये कॉन्सेप्ट फिर रीडिंग रूम का आया उसके बाद। जी सर। तो सर, जैसे एक आम व्यक्ति की नॉलेज में ये है कि लाइब्रेरी में किताबें होती हैं और लाइब्रेरी में हम पढ़ने जाते हैं। सर, इसके अलावा भी क्या कुछ चीज़ होती है लाइब्रेरी में? एक्चुअली लाइब्रेरी जो एक परसेप्शन है कि लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, जनरल रीडिंग की उसकी होती हैं। जो लाइब्रेरी साइंस में हम कैटेगराइज करते हैं लाइब्रेरी कलेक्शन को, वो करते हैं प्राइमरी कलेक्शन, सेकेंडरी कलेक्शन, टर्शरी कलेक्शन। ये जो कलेक्शन का कैटेगराइजेशन हमने कर रखा है, ये कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ फिल्टरेशन। फिल्टरेशन का मतलब, जैसे कोई भी रिसर्चर, कोई भी PhD स्कॉलर जब वो अपने रिसर्च करता है और वो PhD को लाइब्रेरी में सबमिट करता है, तो उसको हम प्राइमरी कलेक्शन कहते हैं, क्योंकि वो उसमें कोई फिल्टरेशन नहीं होता। उसने जो ऑब्जर्व किया उसी को वो अपनी PhD में जो है दिखा रहा है या लिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसका फिल्टरेशन बढ़ता चला जाता है, जैसे सेकेंडरी सोर्सेज हैं, सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं वो सोर्सेज होते हैं कि जिनसे हम प्राइमरी कलेक्शन को रेफर करते हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडियाज हैं, डिक्शनरीज हैं, डायरेक्टरीज हैं, हैंडबुक्स हैं, और इस तरह का जो होता है, जो हमेशा जो है प्राइमरी सोर्सेज से सेकेंडरी सोर्सेज में जाता है। अगर सेकेंडरी सोर्सेज को और फिल्टर कर दें हम, वो जो है उसको हम टर्शरी सोर्स कहते हैं। इसमें जनरली टेक्स्ट बुक आती हैं और आपका जो मोनोग्राफिक इंफॉर्मेशन है ना, वो उस तरह की इंफॉर्मेशन जो है टर्शरी सोर्सेज में आती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बुक्स के भी कई प्रकार हैं, या जो हमारे लाइब्रेरी में जिसको आप बुक कहते हैं, उसमें जर्नल्स भी हैं, रिपोर्ट्स भी हैं, इंसाइक्लोपीडियाज भी हैं और कई तरह के इसमें रिसोर्सेज हैं। जी सर। तो सर, जैसे अभी आपने लाइब्रेरी बुक के बारे में बात की, आपने जर्नल की बारे में बात की। सर, एक लाइब्रेरी में बहुत बड़ा कलेक्शन होता है बुक्स का, जर्नल्स का।
सर इसको रिकॉर्ड करना, इसको डाटा कलेक्ट करना, सर क्या ये आसान होता है? किस तरीके से फिर इसको कलेक्ट किया जाता है? एक्चुअली हमारे जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है वो राइट फ्रॉम एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब हम जब परचेज करते हैं बुक्स को, वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो कोर सब्जेक्ट हमारा है, उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। वो क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग जो है हमारी क्लासिफिकेशन स्कीम और कैटलॉगिंग स्कीम पे डिपेंड करता है। जैसे हम यहाँ पर डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज क्लासिफिकेशन है, और आज मेरे ख्याल है मैक्सिमम लाइब्रेरीज में वही यूज़ होती हैं, अगर हम थोड़ा यूएस को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एक अलग की उनकी अपनी क्लासिफिकेशन है। ऐसा नहीं कि हम इंडिया में जो है हमारे पद्म श्री रंगनाथन हुए, उन्होंने भी एक अपनी क्लासिफिकेशन स्कीम दी है, लेकिन उनकी डेथ के बाद उस क्लासिफिकेशन स्कीम में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो दिन बर दिन घटती गई, और आज तो मेरे ख्याल है बहुत कम लाइब्रेरी, एक आध लाइब्रेरी होगी जहाँ पर ये, जिसको हम कोलन क्लासिफिकेशन कहते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन यूज़ हो रही होगी। लेकिन डीवी बहुत ही, कहने का मतलब यह है कि हमने जो है अपनी जो नॉलेज है पूरी, उसको जो है 10 पार्ट में बांट रखा है हमारे जो है, और वो डिफरेंट है। जैसे जनरली है जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, उसके बाद आपका फिलॉसफी, रिलीजन, इस तरह से हमारे डिफरेंट वो हैं। तो इस, और लास्ट में जाके हिस्ट्री। तो बेसिकली जो ये है, ये मेरे ख्याल से जो मैं भी नाम बोल रहा हूँ, बेकन जो एक फ़िलासफ़र हुए हैं या हैरिस फ़िलासफ़र हुए हैं, इन दोनों के जो एक फ़िलासफ़ी थी उस पे पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन बेस्ड है। और यह आजकल जो है इसका 22वां एडिशन चल रहा है, या 23-24 में भी आ गया शायद। तो इसी पे पूरा जो है हमारा नॉलेज बेस है, जिसकी जो हमारा पूरी नॉलेज को कैटेगराइज करता है। तो ये तो हमारे शेल्फ अरेंजमेंट की बात है लाइब्रेरी में। लेकिन जो पाठक है, जो यूज़र है, वो हमेशा जो है उसके लिए थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है। उसके लिए जो जैसे सब्जेक्ट हेडिंग देनी पड़ती हैं, कीवर्ड देने पड़ते हैं, उनके बेस पे वो उस शेल्फ तक पहुंचता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि कैटलॉगिंग जो है वो एक प्लेटफॉर्म है कलेक्शन और पाठक के बीच में। उस कैटलॉगिंग के थ्रू जो है वो हमारे शेल्फ तक पहुंचता है। जी सर। तो सर जैसे लाइब्रेरी साइंस सर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो सर क्या इसमें पीएचडी होती है? और अगर पीएचडी होती है तो फिर सर किन विषयों पे पीएचडी करते होंगे स्कॉलर्स? एक्चुअली मैं खुद पीएचडी हूँ, तो नेचुरली पीएचडी तो होती है, क्योंकि ये भी एक, जैसे और कोर्सेज चलते हैं उसी तरह से ये कोर्स चलता है। हर यूनिवर्सिटी तो नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में चलता है ये। और पीएचडी इसमें होती है क्योंकि मास्टर डिग्री है, और जितने भी आपके जो टीचर्स हैं वो सब नेट क्वालिफाई होते हैं। हमारे यहाँ जितने भी असिस्टेंट लाइब्रेरियन और उससे ऊपर की जितने भी प्रोफेशनल आते हैं, वो सब जो हैं नेट या पीएचडी होते हैं। जैसे टीचर्स के लिए है, उसी तरह की क्वालिफिकेशन लाइब्रेरी के लिए भी है, अगर वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन या उससे ऊपर के स्केल में जाते हैं। पीएचडी के अलग अलग वो हैं रिसर्च, जैसे मैं साइंटोमेट्रिक में हूँ। साइंटोमेट्रिक जो है वो फील्ड, अगर आप इजी वे में समझना चाहें तो आज की डेट में आप कहते हैं एच फैक्टर, इंडेक्स फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर, कई फैक्टर्स आप वो करते हैं रिसर्च को इवैल्यूएट करने के लिए, रिसर्चर्स को इवैल्यूएट करने के लिए। ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि सारे के सारे किसी न किसी तरह उनके जो पब्लिकेशन होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, है ना। लेकिन मैक्सिमम जो स्टडीज़ मैं आज की डेट में देख रहा हूँ वो यूज़र स्टडीज़ में है, मतलब यूज़र बिहेवियर, कि हमारा यूज़र जो स्टूडेंट आता है या टीचर हैं, वो उनका बिहेवियर क्या है लाइब्रेरी को यूज़ करने का, ताकि हम जो उनका बिहेवियर है उसके अनुसार अपनी लाइब्रेरी को डेवलप कर सकें, है ना। और भी जैसे लाइब्रेरी में हिस्टोरिकल भी होती हैं, हर तरह की रिसर्च होती हैं, लेकिन जो मैक्सिमम देख रहा हूँ आजकल वो या तो साइंटोमेट्रिक में हो रही हैं, या फिर आपकी यूजेस लाइब्रेरी के किस तरह का यूज़ हो रहा है और एक यूज़र का बिहेवियर किस तरह का होता है, उन फैक्टर्स को लेके होती हैं। जी सर। तो सर जैसे कि आज के समय पे हम ई लाइब्रेरी की बात करते हैं,
और डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो सर आप डिजिटल लाइब्रेरी को और जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है उसको कैसे देखते हैं, और क्या फ्यूचर में डिजिटल लाइब्रेरी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी को रिप्लेस करेगा? देखिए, ऐसा है कि मेरे ख्याल 30 साल से ये इस पे डिबेट चल रही है कि क्या प्रिंट मीडिया या प्रिंट मीडियम जो हमारा है वो ट्रेडिशनल मीडिया जो मतलब जो अपना डिजिटल मीडिया आ गया है उसको रिप्लेस करेगा। इसमें यह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी रिप्लेस करेगा, लेकिन एक जगह एक बारी मतलब कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि हम ये सोचेंगे कि अब शायद प्रिंट को हमें कम कर देना चाहिए। लेकिन जैसी आज हमारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर अगर यहाँ का भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर कई बार नेट नहीं है या कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस देखा जाए तो प्रिंट मटेरियल हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन अभी बहुत जल्दी जो है ये प्रिंट विलुप्त होने वाला नहीं है। अभी डिजिटल आने में मतलब आ गया है, बहुत ऐसा नहीं कि नहीं आया है, और सब डिपेंडेंट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे हमारा अगर यहाँ पे देखोगे तो हम काफ़ी ई बुक्स खरीद रहे हैं या ई रिसोर्स खरीद रहे हैं या हम उसमें जा रहे हैं, फोकस हमारा उधर भी है ताकि हम एक ऐसा ना लगे कुछ समय बाद कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वहाँ भी हम कलेक्शन डेवलप कर रहे हैं, और आजकल हमने एक एग्जीबिशन लगा रखी है, वो एग्जीबिशन प्रिंट की लगा रखी है ताकि हम किसी न किसी तरह से इसको बैलेंस कर सकें। क्योंकि हमारे पास जो छात्र आते हैं वो डिफरेंट एरिया से आते हैं, उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ या उस तरह की होती हैं कि उनको एकदम से डिजिटल में आप जो है नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए प्रिंट को भी हम उतनी इक्वली इम्पॉर्टेंस अभी दे रहे हैं। और पर्टिकुलरली हमारे जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें ई रिसोर्स अभी बहुत ज़्यादा आने हो गए, आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी मेन फोकस हमारा प्रिंट पे ही है। और जहाँ तक ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है या लैंग्वेजेस के हैं और आर्ट हैं, ड्राइंग हैं, ये सारा भी हमारा ज़्यादातर प्रिंट फोकस है। जी सर। तो सर जैसे मेनली आप एचएनबी में लाइब्रेरियन हैं, तो सर अभी कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं एचएनबी में लाइब्रेरी से संबंधित? लाइब्रेरी में अभी तो यहाँ पर बैचलर लाइब्रेरी साइंस चल रहा है और बहुत जल्दी ये मास्टर करने वाले हैं जैसा सुनने में आता है ना। तो अभी तक तो बैचलर डिग्री ही चल रही है, यहाँ से मास्टर के लिए लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है। तो सर यहाँ पे मतलब पीएचडी भी? हाँ, एक बार मास्टर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली पीएचडी भी उसके साथ ही स्टार्ट हो जाएगी। जी सर, थैंक यू। तो साथियों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर MS राणा सर। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच सर। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।